सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 4 श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता में कवि ने एक 10-11 वर्ष की लड़की के मन में चांद के घटने बढ़ने को लेकर चल रहे बाल सुलभ विचारों को व्यक्त किया है। बच्चों, हम सब ने बचपन से ही चांद को मामा माना है और मामा के विषय में जानना हर एक की इच्छा होती है। तो चांद के विषय में अपनी माँ, दादी, नानी आदि से तरह तरह की बातें कहानियों के रूप में हम सुनते आए हैं ना। तो बच्चों, वे भी अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चांद के बारे में सोचते रहते हैं। वह 10-11 वर्ष की लड़की, उसके मन में भी बार बार सवाल उठता है कि चांद को कोई बीमारी तो जरूर है, क्योंकि जब वह घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ने लगता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक कि पूरा गोल न हो जाए। कवि ने इस प्रकार पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा तक की चांद की कलाओं के विषय में बताया है। और टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लगते हैं मानो चांद की सितारों से जड़ी हुई पोशाक है। पूरा आकाश वस्त्र के रूप में चांद को ढके हुए है और उसका केवल मुंह ही दिखाई देता है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो आइए इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें और समझें कि 10-11 वर्ष की वह लड़की चांद से क्या क्या गप्पें लगा रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि ने बहुत ही सरल और सरस भाषा में इसे समझाया है कि लड़की कहती है, आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आप पूरी तरह से गोल नहीं दिखाई देते। आपने टिमटिमाते हुए तारों से जड़ी हुई पूरे आकाश रूपी पोशाक पहनी हुई है। फिर वह सोचते हुए कहती है कि आपका तो सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्रों से ढका हुआ है, केवल यह गोल मटोल गोरा चिट्टा मुंह ही खुला हुआ है। आप अपनी पोशाक को चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों, इसे कवि ने बच्चों के दिमाग में आने वाले तरह तरह के विचारों को बहुत ही सहज, सरस और सरल भाषा में प्रकट किया है कि नन्ही लड़की की कल्पना जैसे चांद के घटने बढ़ने को बीमारी मानती है जो कभी ठीक नहीं हो पाती, उसको संवाद के रूप में बताया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं, पर आप थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं, आप टेढ़े नजर आते हैं, आप पूरी तरह से गोल नहीं नजर आते। यद्यपि आपका यह रूप और आकार सुंदर है, पर हम आपको भली भांति जानते हैं। क्या आपने हमें बुद्धू समझा है, मेरा मूर्ख समझ रखा है कि क्या हम आपको समझते नहीं हैं? हमें पता है आपको कोई बीमारी है और इस बीमारी के कारण ही जब आप घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब आकार बहुत छोटा हो जाता है तो आकाश से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और आपका आकार घटने का नाम ही नहीं लेता जब तक आप बिल्कुल गोल न हो जाएं,
तभी तो आप हमें गोल मटोल नजर आते हैं। पता नहीं यह घटने बढ़ने की बीमारी आपको कब से है, और आपकी यह बीमारी ऐसी है कि ठीक होने में ही नहीं आती। व्याख्या के बाद कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लेते हैं। जरा, थोड़ा सा, कुल, सारा, पोशाक, वस्त्र, सीमित, दिशाएं, गोकी, हालांकि, बुद्धू, मूर्ख, निरा, बिल्कुल। अब बारी आती है प्रश्न अभ्यास की, जो कविता से लिए गए हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? सोचो और बताओ। चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। 3 दिन दे रखे हैं, एक पूर्णिमा, एक अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, और तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो बच्चों, दिन है पूर्णिमा का, और उसका कारण है कि चांद पूरी तरह से गोल मटोल दिखाई देता है और रात के अंधेरे काले तारों भरे आकाश में वह मुंह खोलकर गोरा चिट्टा रूप दिखाता है। दूसरा हो सकता है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। कारण है चांद थोड़ा कटा हुआ सा गोल तो दिखाई देता है, लेकिन गोरा चिट्टा सा भी प्रतीत होता है। और तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद का दुबला पतला रूप बढ़ता ही जाता है और उसका आकार गोल पर थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। कवि ने अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि पूर्णिमा को तो चांद पूरा गोल होता है, उसमें कहीं भी तिरछापन नहीं होता, इसलिए वह तिरछा दिखाई नहीं दे सकता। और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद गोल नहीं दिखाई देता, इसलिए इस दौरान चांद से गप्पें लगाना संभव नहीं होता। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह से छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। बिल्कुल ऐसे लिखा है। इससे बिल्कुल की अर्थात पूरा शब्द जो है उसकी छवि हमारे दिमाग में बनती है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। अर्थात बच्चों, तुम्हें इस कविता से कुछ ऐसे शब्द छांटने हैं जिनको अलग अलग करके लिखने से हमारे दिमाग में कोई ना कोई आकृति या छवि बनकर उभरती है। जैसे मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पहला है, गोल है खूब मगर। अगर हम गोल अलग अलग करके लिखेंगे तो किसी ना किसी गोल आकृति का हमारे दिमाग में चित्र बनेगा। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तिरछे, तिरछे लिखने पर हमारा टेढ़ा कोई भी वस्तु हो, टेढ़ा ही उसकी तस्वीर नजर आएगी। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, बीमारी, इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे तो बीमार व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में आएगी। तो इस प्रकार बच्चों, जिन शब्दों पर हम बलाघात का प्रयोग करते हैं, अर्थात जोर डालकर हम बोलते हैं या लिखते हैं या अलग अलग करके लिखते हैं, तो उनसे हमारे दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें बनती हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को आप भी सोचें, समझें और लिखें। बच्चों, अब आती है
अनुमान और कल्पना की बारी। आप अपने दिमाग में कल्पना करें और अनुमान लगाएं। कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब ढूंढें और अपनी कॉपियों में लिखें। पहला प्रश्न है, कुछ लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा और चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। अर्थात आपको चांद बनकर सोचना है और अपना जवाब लिखना है कि चांद अगर चिढ़ जाता तो वो क्या जवाब देता और किन किन बातों पर वह चिढ़ता। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा अनुमान मैं भी बता देती हूँ। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह स्वयं को गोल मटोल सुनकर सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। वह चिढ़कर कहेगा कि तुम्हें इससे क्या कष्ट है यदि मैं गोल मटोल हूँ, मैं क्या तुम्हारे घर का दिया कुछ खाता हूँ। अर्थात मोटे को अगर मोटा कहेंगे या पतले को ज़्यादा पतला कहेंगे तो वह चिढ़ने का स्वभाव होगा तो ज़रूर चिढ़ेगा। इसी प्रकार चांद को यह सुनना भी अच्छा नहीं लगता कि उसे कभी भी ठीक न होने वाली घटने बढ़ने की बीमारी है। वह यही जवाब देता कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह उसका स्वभाव है और अगर तुम्हें यह बीमारी लगती है तो यह तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार चांद के जवाब होते और आप भी कुछ अन्य जवाब जरूर सोचें। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो और इसी तरह की कुछ और गप्पें निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो, जैसे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो बच्चों, इनके बारे में आप अनुमान लगाएं, कल्पना करें और अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखें। आपकी सहायता के लिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ मैं। सूरज से गप्पे अगर कोई लगाए तो वह क्या कहेगा? जैसे, अरे सूरज, तू दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह तुम्हारा रूप बदलता क्यों रहता है? सुबह सवेरे आकाश में लटकी हुई गोल गोल फुटबॉल सा दिखाई देता है, तब तुम्हारा रंग लाल होता है। तुम्हारे उगते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं और सभी लोग काम पर चले जाते हैं, लेकिन दोपहर में इतने तपने लगते हो कि हम बाहर निकलकर खेल भी नहीं सकते। और शाम होते होते तुम्हारा गुस्सा फिर शांत हो जाता है। तुम्हारा घर कहाँ है? क्षितिज से दूर, लगता है किसी गहरी घाटी में छिपकर तू सोता होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी सूरज से और बातें करें और उन्हें अपनी कॉपियों में लिखें। इसी प्रकार आप सभी पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप या अपने आसपास की किसी भी वस्तु से गप्पे लगा सकते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण सूरज का लिया है ना, आप भी उसी प्रकार से किसी न किसी आसपास में पशु, पक्षियों या सजीव या निर्जीव वस्तु या जो भी आप आसपास देखते हैं उसके विषय में सोचते हुए उनके साथ गप्पे लगा सकते हैं। फिर बिजली के खंभे से अगर गप्पे लगानी हो तो आप क्या सोचोगे? सोचें और लिखें कि देखने में तो बिजली का खंभा बहुत ही अकड़ू लगता है, लेकिन उसका स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा है। अरे, ये जो तुम्हारे सिर पर बहुत सारे तार लगे हुए हैं और लटके हुए हैं, उनसे रात को सारा संसार जगमगा जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि रात हो गई है, ऐसा लगता है जैसे दिन जैसी ही रोशनी है। तो इस प्रकार हम बिजली के खंभे से भी गप्पे लड़ा सकते हैं। इसी प्रकार सड़क के साथ, अरे सड़क, वैसे तो तुम बहुत काली काली दिखती हो, लेकिन जब मोटर गाड़ी में बैठकर लोग काम पर जाते हैं या सैर करने जाते हैं
तो एकदम सपाट बिना गड्ढे की होने के कारण बहुत आनंद आता है। तुम कितनी अच्छी हो जो लोगों का, परिवहन के साधनों का, इन सब का बोझ अपने ऊपर आसानी से सह लेती हो। तो बच्चों, इसी प्रकार अपना अनुमान और कल्पना पेट्रोल पंप के साथ बातें करने के लिए भी लगाएं और उन्हें अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखें। बच्चों, अब आती है भाषा की बात, अर्थात व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हम सुनेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। चांद एक संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण और तीसरा है प्रत्यय। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताएं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक, जिसमें रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि के बारे में बताया जाता है। दूसरे होते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिनमें निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे एक पुस्तक, कुछ लड़के, सभी छात्र। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हम नाप तोल के बारे में बताते हैं, 1 लीटर दूध, थोड़ी सी मिठाई, 2 मीटर कपड़ा, इस प्रकार। और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, अर्थात जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो, यह घोड़ा, वह पुस्तक आदि। और बच्चों, प्रत्यय जो शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुलाब एक संज्ञा है, लेकिन उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वह विशेषण बन गया गुलाबी। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल और कश्मीरी भाषा। तो इनमें से हमें प्रत्यय अलग करने हैं। सबसे पहले प्रत्यय अलग करते हैं। तो गुलाबी पगड़ी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें गुलाबी विशेषण है और पगड़ी संज्ञा। अन्य संज्ञा जो है वो है गुलाबी फ्रॉक। दूसरा है मखमली घास, इसमें भी ई प्रत्यय लगा हुआ है और दूसरी संज्ञा है मखमली कपड़ा। कीमती गहने में भी ई प्रत्यय है और दूसरी संज्ञा कीमती पेन। ठंडी रात में भी ई प्रत्यय है और ठंडी चाय इसकी दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। जंगली फूल में भी ई प्रत्यय है और जंगली बिल्ली इसकी दूसरी संज्ञा है। कश्मीरी भाषा में भी ई प्रत्यय है और कश्मीरी लोग दूसरी संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है गोल मटोल और गोरा चिट्टा। कविता में आए इन 2 जोड़ों के में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 युग्म शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो बच्चों, इस प्रकार के शब्द आपने सोचने हैं और अपनी कॉपियों में लिखने हैं। जैसे गोल मटोल है, उसकी तरह के और अन्य शब्द हैं। जैसे हम प्रयोग करेंगे हरा भरा। मेरे घर के सामने हरा भरा बाग है। ऐसे ही शब्द आते हैं जो इकट्ठे प्रयोग होते हैं। तोल मोल, इस दुकान पर तोल मोल नहीं चलता। खाना वाना, आप खाना वाना खाकर ही जाइएगा। जैसे पानी वानी, यहाँ तो पानी वानी भी नहीं मिल सकता। अब दूसरा है शब्द युग्म गोरा चिट्टा, अर्थात इसी प्रकार के शब्द हैं। हट्टा कट्टा, देखने में तो हट्टे कट्टे नजर आते हो, जैसे भारी भरकम।
यह भारी भरकम सामान किसका है? ढीला ढाला। उसने ढीला ढाला परिधान पहना है। गला सड़ा। गला सड़ा अनाज बाहर रख दीजिए। इससे अगला है बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। बिल्कुल गोल शब्द के कविता में दो अर्थ हैं। पहला है गोलाकार का और दूसरा है गायब होना। तो ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। अर्थात हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, उनका वाक्य बनाना है जिनके दो अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार के कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूँ और अन्य शब्द आप भी सोच विचार कर अपनी कॉपियों में लिखें। जैसे वार, एक अर्थ होता है दिन, दूसरा है हमला। आज मंगलवार है, या वह छिपकर वार करता है। दूसरा शब्द है घटा। घटा का अर्थ होता है बादल और कम होना। आकाश में काली घटा छाई है, उसने अपना वजन घटा लिया है। अगला शब्द है सोना, जिसका एक अर्थ है धातु और दूसरा है नींद लेना। सोना एक कीमती धातु है। दूसरा है रात को गहरी नींद सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बच्चों, अगला प्रश्न है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो पहला है ताकि, पढ़ाई का काम पूरा कर लो ताकि कल पिटाई से बच सको। अभी दवाई ले लो ताकि सुबह तक ठीक हो जाओ। अगला शब्द है जबकि, वह चला गया जबकि सब ने उसे रोकने का प्रयास किया था। रोहन ने सोहन को बचाया जबकि दोनों में शत्रुता थी। अगला शब्द है चूंकि, चूंकि मुझे काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। चूंकि उसे मंदिर जाना था इसलिए वह जल्दी उठ गई। अगला शब्द है हालांकि, हालांकि तुम्हारी बात सही है फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि वह शरीर से तगड़ा है फिर भी डरपोक है। तो अगला प्रश्न है गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो बच्चों, गप होती हैं व्यर्थ की कपोल कल्पित बातें, व्यर्थ की बातचीत। तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, वह केवल गप्पे मारता रहता है। अर्थात गप मारने में समय बर्बाद मत करो। गपशप होती हैं इधर उधर की बातचीत करना। तो आइए बैठकर गपशप करते हैं। और गपबाजी, जब कोई ऊंची ऊंची फेंकता है तो उसे कहते हैं कि गपबाजी करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों, ये थी भाषा की बात। और अब चंद्रमा की कलाओं के विषय में जानते हैं, जिससे चंद्रमा घटता और बढ़ता है। आगे है कुछ करने को। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी प्रकार एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 मास के दो अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत अर्थात साल के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। बच्चों,
अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है और इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के भी नहीं होते। इनको अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो बच्चों ये नीचे 2 कैलेंडर दिए गए हैं और उनके अनुसार 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पीछे दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है कि संवत 2063 के कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को भी प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न दोनों कैलेंडरों में अंतर बताना है। तो संवत वाला कैलेंडर है वह तीज त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति आदि को देखने के काम आता है, जबकि दूसरा सन वाला कैलेंडर प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करने में काम आता है। संवत वाले कैलेंडर में तारीख प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार से दी गई होती है और दूसरे कैलेंडर में सन वाले कैलेंडर में 1, 2, 3, 4 के अनुसार दी गई हैं। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं अर्थात चंद्रमा घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं अर्थात चंद्रमा गोल होता जाता है। अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है। बच्चों अब एक बार दोहराई कर लेते हैं, इस पाठ में हमने क्या सीखा है। ये प्रश्न अपने कॉपियों में अवश्य लिखें। पहला प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन हैं? श्री शमशेर बहादुर सिंह। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह किसके लिए कहा गया है? चांद के लिए। चांद ने क्या पहना हुआ है? तारों से जड़ा हुआ आकाश। चांद का सिर्फ क्या खुला हुआ है? मुंह। सिमत का क्या अर्थ है? सिमत का अर्थ है दिशाएं या चारों ओर। चांद की बीमारी कैसी है? स्थायी है, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। चांद किस दिन पूरा गोल मटोल दिखाई देता है? कब दिखता है बच्चों? पूर्णिमा को। लड़की स्वयं को क्या नहीं मानती? मूर्ख या बुद्धू। लड़की के अनुसार चांद को क्या है? बीमारी, घटने बढ़ने की बीमारी। कवि ने गोरा चिट्टा किसको कहा है? चांद को। और चांद कब तक बढ़ता रहता है? जब तक पूरा गोल ना हो जाए। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।